रिटायर हो गए, बहुत सारा पैसा आ गया, किससे पूछे समझ नहीं आता, बहुत बेबसी फ़ील होती है। लगता है कि इतना सारा पैसा है, किसी को बता भी नहीं सकता, घर वालों से ही छुपाते हैं। रिटायर्ड लोग पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, अगर रिटायरमेंट अभी-अभी हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में कवर करूँगा। सो वीडियो छोटी-सी ही है, लेकिन बहुत काम की होने वाली है, सो वीडियो को सेव कर लीजिए और बार-बार देखिएगा, क्योंकि ये बातें नॉर्मली तो आपके लाइफ में नहीं आने वाली, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता। एंड रिटायरमेंट एडवाइज़र्स की अगर बात करूँ तो इंडिया में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें रिटायरमेंट एडवाइज़री की बात करो। आपको पता है रिटायरमेंट एडवाइज़र्स किसको कहा जाता है? द पीपल हू सेल, लोग जो एनपीएस बेचते हैं, दे आर कॉल्ड रिटायरमेंट एडवाइज़र्स। सो बहुत अजीब-सा लगता है, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या होता है रिटायरमेंट पे, एक इंसान को बहुत सारा पैसा मिलता है, 60 की उम्र में रिटायर हुए। मान लेते हैं कि 60 की एज पे रिटायरमेंट हुआ, तो मैंने क्या पाया है पिछले 20 सालों में, उसकी बात करता हूँ। मैंने देखा एक इंसान 57-58, हद से हद 59 की एज से शुरू करता है, अपने सीनियर्स से पूछता है, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, सीए से पूछेगा, अलग-अलग लोगों से पूछता है और भरोसा किसी पे नहीं होता। इश्यू एक बहुत बड़ा होता है कि उनको ये पता है मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि चेक कैसे करूं, तो वो पूछेंगे किसी से जाके कहाँ लगाऊं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में लगा दूं, कुछ बोलेंगे एमआईएस में लगा दूं, कहेंगे दो चीजों का मिश्रण कर देते हैं, एमआईएस भी ले लें, सीनियर सिटीजन स्कीम भी ले लें, कुछ बोलेंगे एसडब्ल्यूपी कर ले, कोई बोलेगा एमआईपी कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली सबकी सुनते रहते हैं और उसके बाद आप लास्ट में देखते हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स बहुत खराब होते हैं। सो मेरी क्या राय है उनसे, उसको बात करूँगा, बट सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि उनको करना क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने जीवन में इतना सारा पैसा कभी एक साथ देखा ही नहीं। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी तनख्वाह पे जीने वाला, अचानक से बन जाता है अमीर करोड़पति। अब पैसा मैनेज करना तो आता नहीं है। पैसा सेविंग अकाउंट में आ गया, उधर से बैंक वाले पीछे पड़ गए। सो अल्टीमेटली क्या करें? तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है, आपको देखिए मैं बोलूँगा पढ़ाई करने की तो उनको लगेगा हाँ, ये बोलेगा पढ़ाई के लिए। नहीं, आपको ज़रूरी है ये जानना कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, क्या रूल्स है। कारण आप सोच के देखो आपके जीवन में जो-जो लोग हैं, एक व्यक्ति आपके जीवन में कौन है? आपकी वाइफ़। आप पूरा पैसा उनके नाम पे बताते हैं, उनको बताते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया। आपके जीवन में बच्चे, आपके जीवन में एक एडवाइज़र, कोई सो कॉल्ड एडवाइज़र होगा, जो अलग-अलग प्रोडक्ट सेल करता होगा, वो कोई प्लान लेके आ जाएँगे। फिर ऑफिस के ही कुछ लोग होंगे, मे बी कुछ सीनियर्स होंगे जो इस तरह का काम करते होंगे। सो आपके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है। पहली चीज़ जो एक रिटायर्ड व्यक्ति को करने की ज़रूरत है वो है कि अपने आप को आइसोलेट करना, थोड़ा-सा सोशल लाइफ पे कम जाना, पैसे के बारे में कम बात करना और चुपचाप बैठ कर के स्टडी करना चाहिए उनको थोड़े समय तक, और पैसा पार्क कर दें कहीं पे 3 महीना, 6 महीने के लिए। कारण क्या है? नया-नया एक्साइटमेंट। मैं एक सज्जन की बात करूँ, उन्होंने रिटायरमेंट को उनको 85 लाख रुपीज़ मिले। बेटे ने कहा उनको कि पापा पैसा आया, गाड़ी तो हमारे पास शानदार होनी चाहिए, पूरे जीवन में गाड़ी नहीं रही अच्छी आपके पास। 18 लाख रुपए लगा करके एक अच्छी-सी गाड़ी लेके आए, बहुत अच्छी गाड़ी, शानदार गाड़ी। क्या हुआ? 85 लाख में से 18 लाख निकल गए बेटे के ख्वाहिश में। उसके बाद ये आता है कि भाई शादी भी अच्छे से होनी चाहिए, उसमें भी पैसे निकल गए। पैसा निकल रहा है, आप जब बताओगे 50 लोगों को, आप एक सोचो यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, आपको खर्च करना है। पैसे लक्ष्मी जी की अपनी एक चाल है। सो पैसा अगर मैनेज करना है तो सबसे पहले उस पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। पैसे के बेसिस पे दिमाग अगर गर्म हुआ है, तो एक्साइटमेंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पैसा अलग रख दीजिए, पार्क कर दीजिए, चाहे एफडी में पार्क कर दिए 6 महीने के लिए, चाहे आप उसको म्यूचुअल फंड में पार्क कर दीजिए। मैं लिक्विड फंड्स की बात कर रहा हूँ या फिर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे फंड्स की जो सेफ हों, उनमें आप पार्क कर सकते हैं और आप समय लें। क्या होता है? रिश्तेदारों की उम्मीदें बहुत सारी हैं आपसे। भई आपकी वाइफ़ बोलेंगी बेटी को हमने कुछ नहीं दिया, बेटे को हमने कुछ नहीं दिया, या उसके लिए ही तो पैसा है, बच्चों के लिए ही तो पैसा है। क्यों? जल्दबाज़ी में क्यों इन्वेस्ट करना है? किसी ने आके बोला फलाँ स्कीम है लगा दो, क्यों? पहले सोच तो लो। क्या होता है 60 की उम्र का मतलब ये नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी से रिटायरमेंट आपने लिया। आप कुछ तो करोगे। आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? आप फुल टाइम निकम्मे हो सकते हो क्या?
फुल टाइम पूरा टाइम आपका कैसे जाएगा? बीतेगा कैसे समय आपका? 8 घंटा, 10 घंटा पहले आप काम करते थे। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। सो आपकी एक वैल्यू है, इतने साल आपने अपने लिए मेहनत की, आपने इतने साल जीवन के लगाए, एक्सपीरियंस है आपका, शेयर इट विद पीपल। ऐसा काम देखो जिसके अंदर में आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकें। आपके पास जितने भी रिलेटिव्स हैं, किसी को फ़ील नहीं होना चाहिए आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, पैसा सबके पास होता है, आपके पास आया, आप उसको बर्दाश्त कर सकें। पैसा कमाना, पैसा बचाना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को मैनेज करना। आपके लिए ये एहसास करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कामली, बिल्कुल मन की शांति के साथ उस पैसे को, ठीक है, पड़ा है कहीं पे, मन में है, हाँ, है पैसा, नो एक्साइटमेंट। अगर कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लगे कि एक्साइटमेंट हो रहा है, आप उत्तेजित हैं पैसे से रिलेटेड, तो इन्वेस्ट मत करिए। जिस प्लान को देख के आपके मन में आए कि उत्तेजित फ़ील हो रहा है, एक्साइटेड है, वो प्लान कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकता है। चेक साइन करते वक़्त किस बात की उत्तेजना? चेक साइन कर रहे हैं, सोच लिया, समझ लिया, बुजुर्गों ने एक बात कही है, सोचो समझो करो। सो आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक छोटी-सी बात कह रहा हूँ, सोचो पहले है, समझो बाद में है। सोच समझ के ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में काम कितने बचे हैं। हो सकता है आपके जीवन में बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे काम हों, बच्चों की पढ़ाई बाकी रह गई हो, शादी बाकी रह गई हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, लड़का बहू को, बेटा बहू को कुछ देना है, लड़की दामाद को कुछ देना है, ग्रैंड किड्स को देना है, पूरी लिस्ट आप बना सकते हो। एक जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखी, वो आती है एक एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने पाई, वो है घर का रिनोवेशन। बहुत अच्छा कमरा सजा दिया आपने, ये भी नहीं करना चाहिए रिटायरमेंट के तुरंत बाद। 3 महीना, 6 महीना मैंने जो महसूस किया, एक परिवार को सोचने में लग जाता है कि हमें क्या करना है। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक सज्जन थे, रिटायर हुए। पता चला उनको कुछ 30 लाख रुपए मिला और उसमें से उन्होंने 17 लाख रुपए डोनेट कर दिए एक मंदिर के लिए। उसके मैंने उनसे पूछा, "ये पैसा क्यों दिया है 17 लाख?" बोले, "मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, मैंने 17 लाख दिए।" और वाक़ई अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूँ तो उस वक़्त उनके पास पैसे वाक़ई कम थे, तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है। उत्तेजना में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नो कि आप वहाँ पे अप्रिशिएटिंग एसेट ला रहे हैं या फिर डेप्रिशिएटिंग। पहली चीज़ जो एक रिटायर्ड बंदे को समझ में आनी चाहिए कि मैं एक ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ जिसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा, उनको अपने खर्चे ज़रूर जोड़ने चाहिए कि कौन से खर्चे उनके हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो पता चला उनकी पेंशन है, पेंशन में पैसे पूरे पड़ रहे हैं। सो एक सज्जन की बात करूँ तो ही वाज़ गेटिंग रफली 80,000 की पेंशन और उनका पता चला एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं। एसडब्ल्यूपी से 40,000 एसडब्ल्यूपी बनाई, 80,000 रुपए की पेंशन है और उनके खर्चे 40,000 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेल्थ इरोज़न पे चले गए। आप 40,000 एक्स्ट्रा पा रहे हो आप हर महीने, आप 40,000 अगर विथड्रॉल ले रहे हो तो इसका मतलब आप ऐसे फंड में हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ कम है। ज़रूरत है क्या एक्सेस लिक्विडिटी की? तो ये सारी चीज़ें 6 महीने का टाइम लगा के देखने की ज़रूरत है। इसमें एक पॉइंट उनको ऐड करना चाहिए दैट इज़ उनका हॉस्पिटलाइज़ेशन, उनका मेडिकल के खर्चे, उनके डोमेस्टिक हेल्प, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस के लिए क्या-क्या चाहिए? मैम के घुटने चल रहे हैं कि नहीं, खाना बना पा रही हैं कि नहीं, पता नहीं हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक बजट को तैयार करने की ज़रूरत है। सो बहुत ही शांत मन से हस्बैंड वाइफ को ये चीज़ें जोड़नी चाहिए। दूसरा, अगर इन केस आप बीमार होते हो, बैंक से पैसा निकालने में कोई दिक्कत आती है, तो मैम को भी उस टाइम पे आपको बैंक में सेकंड एप्लीकेंट ज़रूर बनाना चाहिए। सिर्फ नॉमिनी बना के नहीं छोड़ना चाहिए। नॉमिनी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी लीगल एयर्स हो उनका। सो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये कहती है, अगर विल में किसी और का नाम है या कोर्ट में अगर चैलेंज हो गया तो नॉमिनेशन खारिज हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, अगर नॉमिनी आपका चेंज हो गया तो। अब मुद्दा ये आता है कि वाइफ को अगर सेकंड एप्लीकेंट आप बनाते हो, तो इन केस आपको कुछ होता है तो वो अपने नाम से उस पैसे को निकाल सकते हैं कुछ हद तक। कोर्ट में फिर भी मामला जा सकता है। सो विल भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक वैलिड विल की ज़रूरत हर सीनियर सिटीज़न को है। क्या होता है, आपकी वाइफ के नाम से कुछ पैसा होने की ज़रूरत है। सो वक़्त रहते अगर आप इसको प्लान कर सकते हैं तो ये भी करना चाहिए आपको।
बट अल्टीमेटली आपको जो भी पैसा है, अगर आपके पास जीवन में पेंशन नहीं है, तो फिर आपको इनकम प्लान करने की ज़रूरत है और इनकम के लिए इंडिया के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे इनकम बन सकती है, क्यों? बहुत सारी गलती क्या होती है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक सज्जन ने पूछा 80 लाख रुपए मेरे पास में है, मैं इससे 40,000 की इनकम बनाना चाहता हूँ। मैंने उनको पूछा ये इनकम कितने साल के लिए बनाना चाहते हैं? क्या आप 2 साल के लिए पैसा चाहते हैं? क्योंकि अगर आप 40,000 की इनकम ले रहे हो आज, अगले साल तो आपको 44,000 चाहिए, उसके अगले साल आपको लगभग 47-48,000 रुपए चाहिए। लेकिन एफडी में या किसी भी दूसरे इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा तो फिक्स्ड मिलेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस बात को दिमाग में रखते हुए आपको प्लान करने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और एक बात, किसी भी एजेंट के साथ डिस्कस करेंगे, तो जो प्लान्स उसको जिस प्लान पे उसको ज़्यादा कमीशन मिलना है, वो प्लान दे देगा। आपके लिए बेहतर ये है कि अपना मनी आईक्यू ज़रूर डेवलप करें, खुद सीखें कैसा आपको पैसा मैनेज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली 70-80 जब तक आपका मन करे तब तक आपको इस पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। पैसा आपका है, आपको ही सीखना पड़ेगा। आप अपना पैसा मैनेज करना चाहते हैं, आज की डेट में डिजिटल जाना है, डायरेक्टली आपको पैसा मैनेज करना है। आपने अगर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और मान लीजिए म्यूचुअल फंड में या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में है, 1% साल का आप बचा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली इसको मैनेज करेंगे। दूसरा, लगातार आपको डिजिटली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ऑफ़लाइन सर्विसेज़ होती हैं, उसके लिए आपको दिक्कत आती है। कल को मूवमेंट में दिक्कत आएगी। पहले से ही आपकी केवाईसी से रिलेटेड काम आपको कर लेने चाहिए, सारे के सारे जितने भी केवाईसी से रिलेटेड काम हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग से लेके बाकी जो सर्विसेज़ हैं, वो आपको डिजिटली लेनी चाहिए। और दूसरा एक बात ध्यान रखें, एक बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपका बिल्कुल भी इंटरनेट के साथ जुड़ा ना हो, आपका जिसमें आपने इंटरनेट का लॉगिन ना लिया हो, उसको, और ऐसा एक फ़ोन नंबर जो कि कहीं पे भी ना हो, सिर्फ़ आपका उस बैंक से जुड़ा हुआ हो, ऐसा अकाउंट ज़रूरी है आपके लिए। आज की डेट में आप देखते हैं साइबर क्राइम से लेके बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा एक बैंक अकाउंट जो कि डिजिटली अवेलेबल ही ना हो, ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक बात ध्यान रखें, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जब आप रिटायर होते हैं, आपका डेटा पूरी तरीके से बँटता है, लोग इसके पीछे जाते हैं, एडवाइज़र्स इसको लेते हैं, फ्रॉड वाले आपको आपके डेटा को लेते हैं, सो दिस इज़ अवेलेबल वेरी ईज़िली। आप ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई कॉल आती है, बोलता है बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, किसी भी इस तरीके के कॉल को एंटरटेन ही मत करिए। और जिस अकाउंट में आप पैसा रखें, ना उसमें यूपीआई यूज़ करें, ना उसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें। असली पैसा जहाँ पे भी रखें, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ चेक से ही ऑपरेट करें, इस बात को ध्यान में रखिए। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।